एवं सी माने अत्यंत स्वाभिमानी थिले एवं माने से निजे कहते थे जे से जाइए गोपबंधु सहित बांटापी रिलीफ से गोपबंधु छताटा उड़िकी पानी पड़ जाता से अन्य मैंने सब बसी था डंगार विजु बाबू हठात डेई पड़े डंगारू से बढ़ला नई भर पुणी आसबि महामहिम राष्ट्रपति महोदय वक्तव्य रखिए वर्तमान राज्यवासी उद्देश्य शुणी नबा। समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर एस.डी. जवेर जी, मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रताप जेना जी, उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अशोक चंद्र पांडा जी, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री चंद्र कार्ती बेड़ा जी, सभागृह में उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जन, ओडिशा पवित्र माटी ओडिशा पवित्र माटी आओ बिहारो जनता को प्रणाम जनाओ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उड़ीसा की अपनी पहली यात्रा की शुरुआत में कटक आकर और आनंद भवन म्यूजियम एंड लर्निंग सेंटर का लोकार्पण करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस म्यूजियम को आम जनता देख सके, इसके लिए आनंद भवन परिसर को राज्य सरकार के सुपुर्द करने का नवीन जी और उनके पूरे परिवार ने जो निर्णय लिया, मैं उनकी सराहना करता हूँ। सभी पर्यटक और उड़ियावासी बीजू पटनायक जी के बहुआयामी नेतृत्व के बारे में जानेंगे और उड़ीसा तथा भारत के इतिहास के एक अध्याय से परिचय प्राप्त करेंगे। जब आनंद भवन की गैलरी को मुझे देखने का अवसर मिला तो मेरे मन में कुछ दो ही बातें आई। मैं सोच रहा था कि जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम देश में जो चल रहा था, तो उस समय हिंदुस्तान में केवल दो आनंद भवन हुआ करते थे। एक आनंद भवन इलाहाबाद में होता था और दूसरा आनंद भवन कटक। और ये आनंद भवन यहाँ पर होता क्या था, उनके परिवार से स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल की जो स्ट्रेटजी होती है उसके लिए देश भर के नेता लोग इकट्ठे होते थे और वो यहाँ पर उस रणनीति की रचना करते थे। अर्थात जो आनंद भवन है वो एक साधारण भवन नहीं है। ये यदि हम कहें कि फ्रीडम स्ट्रगल को हासिल करने के लिए ये कोई कैसे था, तो वो था आनंद भवन। जब हम आनंद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बीजू बाबू और उनके परिवार का जो पूर्वज थे, उनके पिताजी
भवन का नाम रखा, शायद उसके पीछे भी कुछ और कल्पना ये कि इस देश के लोग सुखी रहें, इस उड़िया जो हमारा कलिंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ का हर नागरिक भी आनंद को प्राप्त करे। आपणकर कॉल होल्ड जेमती कहूले टिके आगुरु जो कथा कहूले सर आप भी टिके आगुरु कथा कहूले सेमती कहले जे आपण भी जो कथा टिके आगुरु कहूले चुंबक रे राष्ट्रपति महोदय मत ठीक से भाया कर सब बढ़िया कथा खुशीर कथा जो ओडिशावासी को प्रथम ओडिशा गस्तरे अभिवादन जणाइछंती ए माटी को प्रणाम करिछंती ए लोकों को राज्यर वासी मान को मते अभिवादन दैछंती ओडिया भाषा रे एवं कोना कोडी से जो संभ्रमता से जो राष्ट्रपति से सम्मान बोध बिजू बाबू प्रति आनंद बाबू प्रति जना पड़ुची तांकर भाषण टिके आप निश्चित भाव कहीदेवी और ओडिया राज्यवासी अभिवादन जनवा सहित अलाहाबाद आनंद भवन एवं कटक आनंद भवन ए दुईटार गुरुत्व स्वाधीनता संग्रामी मान पाखे से स्वाधीन पूर्ववर्ती समय ए दुईटार गुरुत्व खूब अधिक थिला बोधे ये पछरे यही कारण थिला आनंद भवन रखार से कथा जो कथा आपन टिके आगर कहउतले राष्ट्रपति महोदय मते ठीक से भलिया किछि कहउचंती पारुचंती राष्ट्रपति कोविंद को परसों बाद तो ये वीमेन एम्पावरमेंट वीमेन रिजर्वेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन हम कभी कल्पना कर रहे हैं कि बीजू बाबू उन प्रमुख देश के नेताओं में थे और भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी थे जिन्होंने इशू को भी लाया था और उस इशू पर कि हमारी भारतीय महिलाओं को जो है उनकी संपत्ति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हक मिलना चाहिए था, उसके लिए उन्होंने सीखा किया। और मुझे लगता है कि उनके तरीके बीजू बाबू की जो सोच थी कि जब तक हम महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तब तक ये देश में आगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका जो विजन था वो विजन ये था कि if you want to be happy, you have to be intelligent and you have to give honor to women. एक है ना और विशेषता देखी, बीजू बाबू ने जो कुछ भी किया वो अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी करते थे वो कलिंगा के नाम उन्होंने फाउंडेशन बनाया, एजुकेशन ट्रस्ट हुआ या जो कुछ भी किया, he did everything for the honor and for the people of कलिंगा। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए बीजू बाबू की जो सोच है, उनका जो विजन है, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने की बहुत आप सभी अगले माह 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाने वाले हैं। आप सबको उड़ीसा के गौरव से जुड़े इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूँ। यहाँ उत्कल सम्मिलनी के प्रेरणा पुरुष उत्कल गौरव मधुसूदन दास की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कटक जिला ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। अनेक विभूतियों को जन्म देने वाली कटक की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बीजू पट्टनायक जैसे हमारी आजादी की लड़ाई के 2 साहसी सपूतों का जन्म हुआ। आज मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सबसे पहले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो एंसेस्ट्रल हाउस है, म्यूजियम है, वहां जाने का मौका मिला और नेताजी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। नेताजी और बीजू पट्टनायक जैसे लोगों ने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के साथ साथ युद्ध में जोखिम उठाने के अनेकों अनोखे उदाहरण पेश किए। अब जो उन्होंने एयरलाइन से स्टार्ट की,
आप इस देश का इतिहास उठा करके देखेंगे कि अपनी एयरलाइंस और कोई एयरलाइंस का नहीं लागे। और इस देश में दो ही जो मुझे मेरी अपनी छोटी सी समझ है, एक टाटा फैमिली थी जिसने कि स्टार्ट किया था अपनी एयरलाइंस, और एक ही हमारे बीजू बाबू जो कि कनिका एयरलाइंस के नाम। मुझे कुछ देर पहले नेताजी के, जैसा मैंने आपको बताया, उनके निवास पर जाकर श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिला। अब मुझे यहाँ आप सबके बीच बीजू बाबू के जीवन के प्रसंगों को याद करने का अवसर प्राप्त होता है। अपने को प्राचीन काल के प्रतापी राजा खाराबेन की विरासत का अधिकारी मानने वाले बीजू पटनायक जी का लोगों के हृदय में एक इतिहास उसका दर्जा है। सन 1947 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों को हवाई जहाज से दिल्ली ले आने के साथ इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण बीजू बाबू को 30 वर्ष कारावास में बिताने पड़े। कोई इमरजेंसी के दौरान भी गिरफ्तार हुए और कई देश के जो अग्रज नेता थे के साथ में उन्होंने देश में कारावास को भोगा। बीजू बाबू ने सभी दलों और क्षेत्रों के लोगों का स्नेह और सम्मान प्राप्त किया। उनकी विरासत दलगत संघर्षों से परे और राजनीति से ऊपर रही। उन पर केवल उड़ीसा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। एक बात उनके बारे में जो मैं और आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, जिस समय दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही थी, उस समय बीजू बाबू स्टील मिनिस्टर बना और सहयोग से मुझे भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ कुछ काम करने का मौका मिला था। उस समय बीजू बाबू के बारे में दिल्ली में जब ये कहा जाता था कि स्टील मिनिस्टर, तो मैंने अपने कानों से सुना था, कुछ लोग कहते थे डोंट कॉल हिम स्टील मिनिस्टर, ही इज द स्टील मैन। आज इतिहास गवाह है कि यहाँ के उड़ीसा के उद्यमी लोग समुद्री मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे तथा खरीद वाली यात्रा की परंपरा को निभाते। आज उड़ीसा के लोग सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड के व्यापार में अपना योगदान दे रहे हैं। सफल प्रवासी भारतीयों में यहाँ के लोगों की एक अलग पहचान है। इसी सप्ताह मेरी एक विदेश यात्रा थी मॉरिशस और मेडागास्कर की। वहां पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उसने उड़ीसा के लोगों से भी दिल जुड़ाना। यहाँ के लोगों की प्रतिभा के उपयोग के पर्याप्त अवसर इसी राज्य में पैदा किए जाने से उनकी क्षमता का राज्य के विकास में इस्तेमाल हो सकेगा। उड़ीसा की लगभग 1/3 जमीन पर वन संपदा प्रतीत होती है और खनिज पदार्थ भी भारी मात्रा में उपलब्ध है। इनका समुचित और संतुलित उपयोग करते हुए उड़ीसा विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अनेक दार्शनिक स्थलों, हस्तकलाओं, लगभग 500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट आज के कारण पर्यटन के क्षेत्र में भी उड़ीसा में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिनका उपयोग करने से रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी के लगभग 10% लोग उड़ीसा में रहते हैं। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में विशेषकर खेल कूद में अपनी पहचान बनाई। उनकी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखते हुए विकास की आधुनिक धाराओं के साथ जोड़ना देश की प्राथमिकता है। जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार का एक मंत्रालय और सहयोग से जो उसके मंत्री हैं श्री जुएल ओराम जी, वो भी इसी
उड़ीसा के ही निवासी हैं। भारत के समग्र विकास के लिए, भारत के पूर्वी हिस्से के लिए विकास को केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है। इस प्राथमिकता के तहत कल्याण तथा विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ उड़ीसा के लोगों को मिल रहा है। आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका को और अधिक महत्व देने की जरूरत है। आज केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं सभी जगह लागू की गई हैं। महिला कल्याण और सशक्तिकरण के प्रयासों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले माह राष्ट्रपति भवन में एक एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत का प्रमुख उद्देश्य ये था, बहुत सारी हमारी बहनों ने उसका बयान भी किया कि जो ग्रामीण परिवेश में जो चूल्हे होते हैं, लकड़ी से जलाए जाते हैं, अंगीठी जलती है, उससे जो उनकी आंखें खराब होती हैं, उसके बारे में उन्होंने अपना दर्द बयान किया। मुझे याद इसलिए है कि उस आयोजन में मयूरभंज और पूरी जिले से आई बहुत सी बहनों ने मिलकर के जो वहां एकत्रित हुई थी, उन्होंने भी अपना दर्द बयान किया और उन महिलाओं में से एक हेमावती बागे बहन जो थी, उसने बताया कि इन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों की, खासकर महिलाओं के दूर हो रहे हैं और उसके लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार और हमारी उड़ीसा की राज्य सरकार जो चला रही है उनके कल्याण के लिए, उससे उन सबको बहुत राहत मिली। इसलिए मैंने उसका आज यहाँ उल्लेख किया। मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा की बेटियों और महिलाओं को उत्कल भारती उत्कला कुमारी सावंत के आदर्शों को याद करने और जीवन में आगे बढ़ने का